लेयर डबल लेयर जो भी कहो, तो हर जगह पे जो डेटाबेस होती है उनको इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक डेटाबेस का तुम कह सकते हो वर्ल्ड लेवल का ये है तुम्हारा एक इमेज। अब होता है बात यह आता है कि डेटाबेस इवॉल्व कैसे हुआ था, कैसे ये क्या एक बार में आ गया। आज के टाइम में पहले माइस्क्यूएल चलता था, अब नो एसक्यूएल डेटाबेस चलता है। तो क्या ये नो एसक्यूएल डेटाबेस डायरेक्ट आ गया? नहीं, ये भी आती। जैसे हमारा कंप्यूटर आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर हमारा डायरेक्ट नहीं आया, उसमें भी तुमने पढ़ा होगा कि बहुत सारी जनरेशन चली, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड। ऐसे ही हमारा जो करंट डेटाबेस है आज के टाइम में, राहुल देखना किसी का कोई डाउट है क्या? हैंड रेज हो रहा है, करता है। कोई भी डेटाबेस क्यूरी के बिना काम नहीं करेगा। वो सिर्फ एसक्यूएल को यूज नहीं करता है, वो एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज नहीं करता है। जैसे अभी मोंगोडीबी की बात करें ना, हम जैसे माइस्क्यूएल की बात करें, इन अगर कंपेरिजन, बहुत एक हॉट टॉपिक है तुम्हारा, ये टॉपिक है क्या, बहुत हॉट टॉपिक है माइस्क्यूएल। तो कह रहा है देखो, द डेटाबेस हैज कंप्लीटेड मोर देन 50 ईयर ऑफ इट्स जर्नी, its evolution from flat file system to relational and object relational system. It has gone through several generation. जैसे कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट सेवरल जनरेशन से गया, वैसे ही डेटाबेस का भी बहुत जनरेशन। सबसे इनिशियली क्या होता था, फ्लैट फाइल सिस्टम था, कि हम एक फ्लैट फाइल्स में स्टोर कर रहे हैं डेटा। अब जैसे 1968 में, 1968 was the time when फाइल बेस्ड डेटाबेस was introduced। 1968 में क्या होता था, फाइल बेस्ड डेटाबेस था। इसमें क्या होता था, डेटा को हम एक फ्लैट फाइल में स्टोर करते थे। अब इसका बहुत सारा एडवांटेज भी था, लेकिन बहुत सारा लिमिटेशंस भी था। एक एडवांटेज क्या था कि इसका बहुत सारा एक्सेस मेथड था। इसमें आप सिक्वेंशियली एक्सेस भी कर सकते हैं, इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते थे, रैंडम भी कर सकते थे। जैसे अभी हम जो बात करें माइस्क्यूएल की, तो माइस्क्यूएल में हम डेटा हमेशा एक ही तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, इंडेक्स के थ्रू। माइस्क्यूएल डेटाबेस में हमको एक्सेस करने का मेथड एक ही है, इंडेक्स। लेकिन फाइल बेस्ड सिस्टम जो था, फाइल बेस्ड डेटाबेस में हमको एक्सेस करने का बहुत सारा मेथड था। सिक्वेंशियल भी कर सकते थे, इंडेक्स भी कर सकते थे, रैंडम भी कर सकते थे। ये एक क्या था, उसका एडवांटेज था। दूसरी ओर उसका डिसएडवांटेज क्या था फाइल बेस्ड का, कि इसको करने के लिए हमको एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग करना पड़ता था किसी थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज में, मतलब थर्ड जनरेशन में, हार्ड लैंग्वेज में। ये सब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज तुम समझ सकते हो, नियर टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है उसके नजदीक वाले। तो इसमें अगर हमको डेटा, एक नॉर्मल सा भी डेटा स्टोर करना है, उसके लिए हमको एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग करना पड़ता था, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करना पड़ता था। तो एक और एडवांटेज था फाइल बेस का, कि उसमें क्या होता था, बहुत सारा एक्सेस मेथड दिया था। दूसरे उसका डिसएडवांटेज क्या था, कि इसमें अगर हमको एक छोटा सा डेटा भी स्टोर करना है, तो हमको बहुत बड़ी लेवल पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। और वो भी किस लैंग्वेज में, कोबोल और बेसिक में। ये सारे लैंग्वेज थे जो नियरेस्ट टू सी से भी ये पुराने हैं, ये सारे सी से भी पुराने हैं, सी लेवल लैंग्वेज जो पढ़ रहे उससे भी पुराने। तो ये बहुत नियर टू मशीन लैंग्वेज होते थे, तो इनको सीखना भी टफ रहता था। तो इस कारण अब आया 1980 के, 1968 के से 80 के बीच में आया हमारा अगला डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस। यहाँ हायरार्किकल डेटाबेस में क्या होता था, ये इसको ही हमारा कहा जाता है आईबीएम का पहला डेटाबेस। देखो यहाँ कहा, इट वाज कॉल्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये दूसरा डेटा मॉडल आया जिसने क्या किया, जिसमें डेटा हमारा हायरार्की में स्टोर होता था। अब ऐसा कुछ था, ये देखो, एक कंपनी है, कंपनी के मल्टीपल यूजर है उसके, ये फिर है। आज भी ये यूज होता है, मोंगो डीबी में डेटा कुछ ऐसे ही स्टोर होता है। तो ये एक था कि, तो अब इसका कह रहा है कि इसमें क्या होता था डेटा, ये जो था फाइल बेस्ड में हमने देखा कि फ्लैट फाइल में स्टोर होता था। हायरार्किकल डेटाबेस में हमारा डेटा कैसे स्टोर होता था, इसमें हमारा डेटा स्टोर होता था हायरार्की के ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। एक ऊपर में रूट है और उसके नीचे फिर अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो इसमें पेरेंट और चाइल्ड के रूप में स्टोर होता था डेटा। और इसमें जो ये सारे स्मॉल सर्कल्स देख रहे हो, ये गोल गोल, ये सारे तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स होते थे। और ऊपर का ये क्लासेस था, कंपनी एक क्लासेस था, फिर उसके अंदर फिर यूजर्स क्लासेस था, यूजर क्लासेस के अंदर, तो देख रहे हो एक ऐसा। तो अब इसका भी क्या था, इसका भी लिमिटेशंस था। क्या लिमिटेशन था, तो इस डेटाबेस को इंप्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स था। तुम देख पा रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है।
तो ये तो अभी छोटा है। और ऐसे मान लो डेटा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी या डेटा की वैरायटी बढ़ते जाएगी, ये कम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ते जाएगी। तो इस कारण इसका एक लिमिटेशन ये था कि दूसरा क्या था कि ये स्ट्रक्चर कुछ इसका नहीं था। तो वो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस को लूज करता था, क्योंकि इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। देख ही पा रहे हो कि ये ट्री कहीं से भी बन सकता है, फिर यहाँ से बन जाएगा। तो तुम ये कह नहीं सकते हो कि हाँ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। वो डिपेंड करेगा कि कैसा बनेगा, वो तुम्हारे डेटा पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद क्या था कि इसमें हम आगे देखेंगे, डीप में उतना नहीं जा रहे, आगे हम देखेंगे कि मेन्यू तुमने सबने सेट्स पढ़ा है ना, रिलेशन पढ़ के आए हो ना सब कोई, पढ़े हो रिलेशन कोई, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाउड डेटाबेस। आज के टाइम में हमारा दो ही डेटाबेस चल रहा है। एक हमारा आया है रिलेशनल डेटाबेस, जो पहले से था 1970 में आया था। और एक अभी जो जब मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेंड में आया है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ट्रेंड में आने के साथ साथ एक नया डेटाबेस का कैटेगरी आया, दैट इज क्लाउड डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है, जो तुम लोग इवन अथी में भी पढ़ोगे, डीबीएमएस में। रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जहां पे हम डेटा को रिलेशंस में स्टोर करते हैं, रिलेशन के रूप में स्टोर करते हैं। जो माइस्क्यूएल मेरा था या पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस था, ये सारे डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस में आती है। इन सारे डेटाबेस में हमारा डेटा क्या होता है, जनरली तुम्हारे अथी में एक रिलेशंस के रूप में स्टोर होता है। बोलोगे सर रिलेशन होता कैसे है, तो इन सारे पहले तो ये सारा रिलेशनल डेटाबेस हमारा डेटा को टेबल्स के रूप में स्टोर करता है। हम उसकी अगर बात करें तो वो हमारा क्या करता है, अगर हम एक रिलेशनल डेटाबेस तुम्हें दिखाएं तो देखो, एक अगर मैं रिलेशनल डेटाबेस की बात करूं, ओके जस्ट ए मिनट। हेलो। ये सर क्या कर रहे हैं सर? अरे पता नहीं मेरा सिस्टम क्या हो जाता है तुरंत तुरंत। मैं डेटाबेस तुम्हें दिखा रहा था कि देखो एक रिलेशनल डेटाबेस कैसी होती है, पता नहीं सिस्टम क्या हो सर गया। इतना टैप खोले, टैप बहुत ज्यादा खुला हुआ है। वो खुल जाता, उससे नहीं होता है, पता नहीं थी में हो जाता है। रुको बहुत मैं, इसलिए भर दिन में इतना कुछ होता है ना, बहुत कुछ खुल जाता है। ओके जस्ट मिनट, मैं सब कुछ बंद कर रहा हूँ, मैं भी तब काम करे।
देखो ये एक है, सॉरी, ये एक देखो, हम इसमें अगर कोई भी खोलते, ये हमारा एक तुम्हारा, ओके, ये देखो, ये एक थी तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि एक डेटा हमने किसी दो स्टूडेंट का मैंने आईडी, नेम, रोल नंबर स्टोर किया है। तो ये देख एक टेबल के फॉर्म में है, जहाँ पे क्या है, ये टेबल के फॉर्म में, जहाँ पे ये कॉलम्स है, आईडी, नेम, रोल नंबर, ये सारी कॉलम्स है। और ये वन वन अतुल कुमार, 183412 राहुल कुमार, ये ऐसा। तो ये क्या, एक रो है तुम्हारा। तो रिलेशनल, ये एक रिलेशनल डेटाबेस का तुम्हारा स्ट्रक्चर है कि ऐसा ही इसमें क्या होता है, डेटा हमारा रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर होता है। और इसके अंदर भी फिर हमारा क्या होता है, बहुत सारे इसमें भी बहुत सारी तुम्हारी बहुत सारी क्या होती है, फॉरेन की होती है अलग अलग। रिलेशनल डेटाबेस में भी बहुत सारी फॉरेन की, सॉरी, बहुत सारी कीज होती है, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, कंपोजिट की होती है। इन सारे की से हम क्या करते हैं, फिर अपने डिफरेंट टेबल्स के बीच में या डिफरेंट डेटा के बीच में हम रिलेशन सेटअप करते हैं। तो यही होता है रिलेशन, इसलिए इस डेटाबेस का नाम ही पड़ा है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जहां पे हम डेटा को रिलेशंस में स्टोर करते हैं। रिलेशंस में कैसे स्टोर करते हैं, तो हम डेटा को नॉर्मली टेबल्स में रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और फिर उसमें हम डिफरेंट की के हेल्प से रिलेशन सेटअप करते हैं। क्लियर हो रहा है करके। और करंट तक का जो है, इस टाइम में जो डेटाबेस चल रही है वो बहुत ट्रेंड में रिलेशनल। और इसको दिया किसने था? हेलो। हाँ बोलो। इसको देने वाले थे ईएफ कॉड करके कोई थे। अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टेंस एंड स्कीमा। स्कीमा किसको कहा जाता है? तो ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये जो तुम्हें अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, इस स्ट्रक्चर को हम स्कीमा कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट कॉलम में स्टोर कर रहे हैं आईडी, नेम, रोल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। अगर मैं डिटेल में इसका स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाऊं, तो ये देखो, एक आईडी है, आईडी नाम का कॉलम है, उसका क्या है, उसमें टाइप क्या है, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का डेटा। एक नेम नाम का कॉलम है, नेम में वैरकेर नाम का, रोल है, रोल में ऐसा स्टोर होगा। तो इसको जो स्ट्रक्चर होता है मेरा टेबल का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा। अब इंस्टेंस क्या कहेंगे, तो इस स्कीमा का अगर कोई भी एक पार्ट को ले ले, जैसे ये पहले वाले को ही हम ले ले, ये फर्स्ट अतुल कुमार 18341, ये जो एक सिंगल हम डेटा को लिए, ये हमारा एक इंस्टेंस कहलाएगा। और स्कीमा कहलाएगा मेरा कंप्लीट टेबल जो है, उसके स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्कीमा। तो ये एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो रिलेशनल डेटाबेस में यूज होता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ। अब यही देखो, कह रहा है इंस्टेंस क्या है, कि इंस्टेंस इज ए टेबल विथ रो और कॉलम। इंस्टेंस क्या है, कोई एक टेबल होगा जिसमें रो एंड कॉलम होगा। और स्कीमा क्या है, स्कीमा स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर लाइक नेम ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ ईच कॉलम एंड नेम। कि इंस्टेंस एक टेबल होगा जिसका रो एंड कॉलम होगा, जबकि स्कीमा क्या करेगा, कोई एक स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करेगा। ये क्या हो गया? ओके, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। स्कीमा क्या करेगा, कोई भी एक टेबल के, कोई भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर जैसे कि उसका रिलेशन का नाम क्या है, उसके ईच कॉलम का टाइप क्या है, कॉलम का नाम क्या है, इसको स्पेसिफाई करेगा। जैसे मैंने ये दिखाया था, ये जो अभी मैंने दिखाया था, ये क्या हमारे डेटाबेस का स्कीमा था, वो हमारे डेटाबेस का स्कीमा था। तो यही चीज कह रहा है कि अब ये अथी क्या करता है, ये डेटाबेस क्या करेगा, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करता है, जैसे सेट थ्योरी, प्रेडिकेट लॉजिक, इन सभी को। तो यही है कि अब रिलेशनल डेटाबेस का जैसे जैसे ईरा आया, तो इन और बहुत सारा मॉडल्स हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल।
तो अब इस रिलेशनल डेटाबेस में भी अलग अलग मॉडल है। एक मॉडल हम लोगों ने देखा, जो देख रहे थे वो माइस्क्वेल डेटाबेस का था। वो माइस्क्वेल डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटा को टेबल्स में स्टोर करते हैं। जबकि फिर अगर हम पोस्टग्रेसक्यूएल की बात करें तो वहां हम ऑब्जेक्ट के रिलेशंस के रूप में स्टोर करते हैं। तो ऐसे करके क्या होते हैं, हमारा अलग अलग क्या होता है, यहाँ पे डेटाबेस होता है। और आज के टाइम में क्या हो रहा है, अब करंट में तुम्हारा क्या हो रहा है, अब इसी डेटाबेस को अब आगे बढ़ा करके करेंट के टाइम में क्या हो रहा है, तुम्हारा क्लाउड डेटाबेस हो रहा है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने इंफॉर्मेशन को, डेटा को अब स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर वे में किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे स्टोर कर रहे हैं। और ये क्लाउड प्लेटफॉर्म से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सेसिबल कर पा रहे हैं इंटरनेट पे। और क्लाउड डेटाबेस को कहा किया जाता है, तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ोगे तो वहां बहुत सारा कॉमन टर्म्स सुनोगे। पी पास, PaaS पास, IaaS आस। तो वैसे इसको डेटाबेस को कहा जाता है DBaaS, डेटाबेस एज ए सर्विस। तो ये जो सारे क्लाउड डेटाबेस है, इन क्लाउड डेटाबेस पे हम क्या कर पा रहे हैं, किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जैसे अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म है, अमेजन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। तो ऐसे करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर वे में स्टोर कर रहे हैं और उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो अब यही चीज देख पा रहे हो, AWS, स्नोफ्लैक कंप्यूटिंग, ओरेकल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का क्लाउड है। अब क्लाउड डेटाबेस का एडवांटेज क्या है, क्लाउड डेटाबेस का एडवांटेज क्या है कि ये तुमको क्या करेगा, बहुत लोअर कॉस्ट देता है, ऑटोमेटेड है, ठीक है। यहाँ देखो आता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है, is an approach to design such database that can accommodate a large variety of data model. NoSQL stand for not only SQL। कि NoSQL डेटाबेस क्या था, मैंने पहले बोला कि जब आया था नया नया डेटाबेस आया था रिलेशनल डेटाबेस, तो ये देखा गया कि रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को सिर्फ एसक्यूएल के थ्रू स्टोर कर पा रहे हैं। तो क्या बाद में माइंड में आया कि क्या डेटा को हम सिर्फ इसी के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, क्या और कोई मेथड नहीं है और कोई अप्रोच नहीं है। तो फिर वहां पे ढूंढा गया वैसा डेटाबेस। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस हमारा एक ऐसा अप्रोच है जहां पे हम एक ऐसा डेटाबेस बनाते हैं जहां पे हम लार्ज वेराइटी ऑफ डेटा मॉडल स्टोर कर सके। तो नो एसक्यूएल का मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, कि हाँ, नो एसक्यूएल डेटाबेस ये कहता है कि नहीं, आप सिर्फ एसक्यूएल के थ्रू डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इट इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस इन विच डेटा इज प्लेस इन टेबल एंड डेटा स्कीमा इज परफेक्टली डिजाइन बिफोर डेटाबेस इज बिल्ट। तो ये क्या कह रहा है, नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है, तुम्हारा जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस, उसका एक अल्टरनेटिव है। क्योंकि ट्रेडिशनल डेटाबेस में क्या होता है, हमारा यहाँ पे हमारा डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। डेटाबेस बनाने से पहले ही हमें क्या करना पड़ता है, सारा स्कीमा सेट करना पड़ता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे हमको डेटाबेस में डेटा स्टोर करने से पहले ही टेबल फॉर्म करना पड़ता है। टेबल फॉर्म करने के समय में ही हमको बताना पड़ता है कि हाँ, कौन सा कॉलम का आपका डेटा, किस टाइप का डेटा जाएगा, वो सारी स्ट्रक्चर हमको पहले बनानी पड़ती है। तो ये, जबकि नो एसक्यूएल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बिल्ट नहीं रहता है, कोई ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तुम जिस फॉर्म में चाहोगे उस फॉर्म में उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। और ये क्या करता है, लार्ज सेट ऑफ डेटा स्टोर करता है। माई एसक्यूएल डेटाबेस या एसक्यूएल डेटाबेस का क्या एक लिमिटेशन है कि आप उसमें एक डेटाबेस के अंदर में इतना ही, एक टेबल के अंदर में इतना ही रोज क्रिएट कर सकते हैं। 65,535 रो ही आप क्रिएट कर सकते हो एक एक टेबल के अंदर माइस्क्यूएल डेटाबेस में। जबकि नो एसक्यूएल डेटाबेस में ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस का अब अलग अलग टाइप क्या है, इसका अलग अलग टाइप है, मोंगो डीबी, काउच डीबी, क्लाउडेंट। ये सारी है वो डेटाबेस है जहां पे डेटा डॉक्यूमेंट के रूप में स्टोर होता है। डॉक्यूमेंट इज करने मतलब जेसॉन फाइल। इसके बाद मेमकेस्ट है, रेडिस है, कोहेरेंस है। ये सारी डेटाबेस है जहां पे हमारा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। इसके अलावा ये एच बेस है, बिग टेबल है, एक्यूमुलो, यहाँ टेबुलर है। अब नो एसक्यूएल के अंदर भी हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये थीम है, तो यहाँ भी है। बट अंतर क्या है नो एसक्यूएल और एसक्यूएल डेटाबेस में, सिर्फ एसक्यूएल का। इन नो एसक्यूएल डेटाबेस में हम ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ, आपको एसक्यूएल ही यूज करना है। जबकि एसक्यूएल डेटाबेस में रिस्ट्रिक्टेड है कि आप एसक्यूएल के अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये अलग अलग है, उसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि इसके
हाई हाई स्केबिलिटी है कि हाई स्केबिलिटी की इसमें आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। और नो एसक्यूएल डेटाबेस में आप जैसे जैसे अपना डेटा स्टोर कर रहे हो वैसे वैसे उसका साइज बढ़ते जा रहा है, जबकि उसमें क्या होगा, एक साइज जाने के बाद तुम्हारा लिमिट हो जाएगा। इसकी अवेबिलिटी क्या है, हाई अवेबिलिटी है कि बहुत लंबे अवेलेबल रहेगा, जबकि वो हो सकता है कि रिस्ट्रिक्ट हो सकता है तुम्हारा। तो ये सारी है डिसएडवांटेज है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस एक ओपन सोर्स है, क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एसक्यूएल डेटाबेस के पास क्या है कि ओपन सोर्स नहीं है, आप उसमें आपको अगर डेटा स्टोर करना है तो आपके पास एक ही मैकेनिज्म है कि आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, जबकि नो एसक्यूएल में ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी तरीके से उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इस कारण थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू आता है। फिर मैनेजमेंट का चैलेंज है कि इसको मैनेज करने के लिए कोई डेटाबेस नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। हमारे रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए या एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास डीबीएमएस है, जबकि नो एसक्यूएल को स्टोर करने के लिए ऐसा कोई डीबीएमएस नहीं है। इस कारण इसमें डेटा को मैनेज करना टफ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम देखे थे अभी देखे थे कि एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करने के लिए हमारे पास जीयूआई है, जो हम पीएचपी माइडमिन अभी खोले थे। पीएचपी माइडमिन एक ग्राफिकल इंटरफेस है जिससे हम अपना क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन नो एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ऐसा कोई ग्राफिकल इंटरफेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, बैकअप। एसक्यूएल डेटाबेस के पास क्या है कि वहां तुम डेटा बैकअप करके रख सकते हो, कि अगर कल तुम्हारा कोई डिजास्टर हुआ, तुम्हारा कहीं कुछ वैसा कुछ हुआ, नेचुरल कैलेमिटी, तो तुम्हारी डेटा वहां सेफ है। जबकि नो एसक्यूएल में बैकअप नहीं है, वहां पे बैकअप नहीं है, इसमें ऐसा कोई पावरफुल अप्रोच नहीं है बैकअप का। इस कारण ये सारी चीज है, तुमको क्लियर हो रहा है। हेलो।